नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज आईएसएस मिशन की सफलता पर विशेष चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर कैप्टन शुभांशु शुक्ला और इसरो को दे बधाई। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को जेडीयू का समर्थन। इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने भी की चर्चा। गौरव गोगोई को उम्मीद जल्द बन सकती है आम सहमति। दिल्ली में खतरे के निशान के पास पहुंची यमुना। संबंधित विभागों की हालात पर लगातार निगरानी। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। चीन के विदेश मंत्री आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर। अपने समकक्ष डॉक्टर जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। भारत चीन सीमा और व्यापार जैसे मुद्दों पर होगी बात। और जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले ट्रंप का बड़ा बयान। यूक्रेन को वापस नहीं मिलेगा क्राइमिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन के कई नेताओं की मौजूदगी में आज मिलेंगे ट्रंप और जेलेंस्की। और इस वक्त की अहम खबर लोकसभा से, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा की जाएगी। भारत की ओर से पिछले दिनों एक्सियोम मिशन 4 के तहत ग्रुप कैप्टन के तौर पर शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर गए थे। लेकिन क्या आज ये चर्चा शांतिपूर्ण ढंग से हो पाएगी? क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का आज संसद भवन परिसर में हंगामा देखा गया। उधर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलने दें। तो यहां पर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष का विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण चर्चा आज होनी है संसद में, लेकिन इसके बावजूद यहां पर विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर बरकरार। अब भारत लौट आया है, तो इस खुशी में आज पार्लियामेंट में शुभांशु शुक्ला का स्पेस यात्रा अंतरिक्ष में पहुंच करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा को ऊंचा करके आए हैं। तो ये सब भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उनके ऑनर में आज पार्लियामेंट में एक स्पेशल डिस्कशन होगा। तो संसद मॉनसून सत्र का ये अंतिम सप्ताह है और आज हफ्ते की शुरुआत है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चा यहां पर संसद में आज होनी है। लेकिन विपक्ष का जिस तरह से रवैया बरकरार है, वो एक बड़ा अहम सवाल खड़ा करता है। तो लोकसभा में आज अंतरिक्ष कार्यक्रम पर विशेष चर्चा है। आईएसएस पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री पर विशेष चर्चा आज होनी है। 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात होगी, चर्चा होगी। आईएसएस पर ग्रुप कैप्टन के तौर पर भारत के शुभांशु शुक्ला ने जिस तरह से अंतरिक्ष में झंडे गाड़े हैं, उसकी चर्चा पूरे विश्व में है। आईएसएस से लौटे शुभांशु शुक्ला का भारत में भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में आईएसएस पर जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम पर विशेष चर्चा लोकसभा में होनी है। गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अहम अनुभव वो साझा करने के लिए तैयार हैं आज भारत के साथ। 18 दिन अंतरिक्ष में रहे शुभांशु शुक्ला। तमाम महत्वपूर्ण प्रयोग वहां पर उन्होंने किए। 25 जून को एक्सियोम 4 मिशन से वो अंतरिक्ष रवाना हुए थे और उसके बाद घर वापसी जब हुई उनकी, तो विशेष स्वागत हुआ। मिशन के दौरान आईएसएस पर कई वैज्ञानिक प्रयोग किए गए जो मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ हमारे भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। आईएसएस पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री पर विशेष चर्चा होगी लोकसभा में आज। और आपको बता दें कि इसके अलावा
लोकसभा में आज 2 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक पेश करेंगे, जिसके बाद इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। ये विधेयक व्यक्तियों और व्यवसायों पर अनुपालन के दबाव को कम करने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करता है और कारोबारी सुगमता को सुनिश्चित करता है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समिति के सदस्य और उसके नियम तय होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि, बेहद गौरव का क्षण है भारत के लिए जब शुभांशु शुक्ला वापस लौटे हैं भारत। ऐसे में चर्चा होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से अपने अड़िए रवैये पे अड़ा हुआ है, क्या कुछ इस वक्त का अपडेट मिल रहा है? तस्वीरें जो आ रही हैं वो काफी उत्साहजनक नहीं है। देखिए, इस समय जो जैसा कि आपने कहा कि तस्वीरें उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह है और उसका पहला दिन, और उसके पहले दिन ही जिस तरीके से शोर शराबा और हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा स्थगित हो चुकी है, लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया जाए और वहां पर मंत्री जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंगामा बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करें कि आज के जो विधायी कार्यों की, तो निश्चित तौर से आज विधायी कार्यों में जो जनविश्वास विधेयक है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सरकार इसके माध्यम से जो व्यापारियों को जो बड़ी सुगमता प्रदान करने के लिए कोशिश करने वाली है। इस बिल को हालांकि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाने का मतलब ये है कि सरकार इसको गंभीरता से सभी पहलुओं पर चर्चा करके पारित कराना चाहती है। रही बात अन्य विधेयकों की, तो हम जानते हैं कि पोर्ट बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा में सूचीबद्ध है, लेकिन अभी जिस तरीके से परिस्थितियां हैं उसमें अभी शोर शराबा और हंगामा ही देखने को ज़्यादा मिल रहा है। दोपहर बाद परिस्थिति में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या इन विधेयकों को सरकार आगे बढ़ा पाती है, क्या ये विधेयक पारित होंगे, ये देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे कि आपने भी कहा कि आज जो लोकसभा में चर्चा सूचीबद्ध की है, विशेष चर्चा, जिसमें शुभांशु जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वो सफलतापूर्वक लौटे हैं, ये गौरवशाली क्षण होते हैं किसी भी देश के लिए जब उनके अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा से सफल लौटते हैं। तो ऐसे में उस पर चर्चा हो, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो स्पेस मिशन में जो भारत का जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उसकी ओर ये बढ़ता हुआ बहुत सकारात्मक कदम माना जा रहा है पूरी दुनिया में। और भारत की जो क्षमता स्पेस मिशन की ओर है, उसके लिए इसकी चर्चा होना, उसकी सराहना करना और उसके विभिन्न पहलुओं पर मंत्रणा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखना होगा कि अब दोपहर में क्या स्थिति बनती है और क्या कोई चर्चा या फिर कोई विधेयक पारित हो पाता है। बिल्कुल। तो ऋषि, यहाँ पर मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत तो हंगामे के साथ हुई है, लेकिन जब लगातार ये अपील सरकार की ओर से की जा रही है कि आप इस जो चर्चा है, महत्वपूर्ण चर्चा, उसे आगे बढ़ने दें, अपने सवाल प्रश्नकाल में पूछने दें, ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पे सामने आ रही है? SIR के मुद्दे को लेकर विभिन्न मोर्चों पर जो उनका विरोध है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या कुछ समाधान की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इस मसले पर सरकार ने दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश की विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए। कई बार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति ने जो फ्लोर लीडर हैं उनके साथ बैठकें की, लेकिन अंततोगत्वा परिस्थिति वही देखने को मिल रही है कि SIR के मसले पर लगातार हंगामा और शोर शराबा देखने को मिल रहा है। इसमें तमाम पक्ष आज सामने आ चुके हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन सभी सवालों के जवाब मीडिया के माध्यम से दिए थे जो देश के सामने विपक्ष के द्वारा रखे गए थे, लेकिन मुझे लगता है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। और लगातार हमने जो सुबह भी तमाम कुछ नेताओं से बात की, वो उससे संतुष्ट नज़र नहीं आए और वो अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनको के अलग अलग राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं और उसको लेकर उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। राज्यसभा में भी वस्तुस्थिति यही रही और वहां पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए, लेकिन उपसभापति ने उन्हें खारिज किया और इसी वजह से वहां पर हंगामा बढ़ा और वहां की कार्यवाही बाधित हो गई। जी।
बिल्कुल ऋषि, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की ताज़ा अपडेट देने के लिए कि लगातार जो विपक्ष है वो अपने रवैये पर अड़ा हुआ है। मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण हफ्ता है। ये आज हफ्ते की शुरुआत है। बेहद महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं संसद से, वो कामकाज की नहीं है बल्कि वो विरोध प्रदर्शनों की है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो आज एक विधेयक जो होने जा रहा है उस पर हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दें इससे पहले कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना समर्थन जताया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। जदयू राधाकृष्णन जी का समर्थन करेगा। उन्हें शुभकामनाएं। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, थिरू सीपी राधाकृष्णन जी को सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है। इन अनुभवों ने उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का व्यापक ज्ञान प्रदान किया है। मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरक उपराष्ट्रपति बनेंगे। पीएम ने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत संसदीय बोर्ड सदस्यों, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय जननायक, हमारे सबसे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रिय और अत्यंत सम्मानित माननीय केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रिय और सम्मानित माननीय संसदीय बोर्ड के सदस्यों, हमारे प्रिय माननीय केंद्रीय मंत्रियों तथा हमारे माननीय एनडीए सहयोगियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। मुझ पर जताए गए विश्वास और राष्ट्र की सेवा का यह अवसर देने के लिए मैं शब्दों से परे भावुक और कृतज्ञ हूं। मैं राष्ट्र की सेवा में अंतिम सांस तक पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य करने का संकल्प लेता हूं। जय हिंद। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर इंडी गठबंधन में आम सहमति बनने की उम्मीद है। The India Alliance leaders have had few discussions on this matter, and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. और समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा कि देश में कुछ ऐसे पद ऐसे हैं, चाहे वे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, इन पर आम सहमति होना बेहतर है। अब हमें मालूम नहीं है, वैसे कंसेंसस तो हमेशा अच्छी बात होती, वार्ता के जरिए ही होना चाहिए। कुछ पद ऐसे होते हैं देश में, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, इस पे कंसेंसस होना बेहतर होता है। एनडीए के घटक दलों ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पर खुशी जताई है, तो वहीं दूसरे राजनीतिक दल भी उन्हें अनुभवी बता रहे हैं। सुनते हैं संजय राउत और अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है
नॉन कंट्रोवर्शियल है। अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। अनुभवी हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं और उनका अपना एक देश में स्थान है। उनको प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी चुने जाने पर बधाई दी है। तो वहीं एनडीए के साथी दल शिवसेना नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिलेगी। उनको महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर जो अनुभव प्राप्त है उसका देश को बहुत लाभ मिलेगा। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, इनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एनडीए का घटक पक्ष होने के नाते शिवसेना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को शिवसेना का पूरा समर्थन है और पूरा उनको सहयोग है। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि उनकी जीत बड़ी जीत होगी। ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी उनसे ले लेते हैं। ऋषि, यहाँ पर गौरव गोगोई का बयान सामने आया है, तो वहीं एसपी ने भी कह दिया कि कुछ पद ऐसे होते हैं देश में जिन पर सहमति बन जाए तो कितना अच्छा है। क्या कुछ खबर इस वक्त लग रही है, ये सब जो तमाम जिस तरह की इस वक्त प्रतिक्रिया सामने आ रही है, संकेत मिल रहे हैं आम सहमति के? ऋषि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऋषि से हम इस वक्त संपर्क करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से जैसे ही राधाकृष्णन को नामित किया गया है एनडीए की ओर से, तमाम जगह से सुर यहाँ पर उठ रहे हैं आम सहमति के। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा। अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषि जुड़ रहे हैं। ऋषि, जिस तरह से कांग्रेस और एसपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लग रहा है कि कुछ आम सहमति बनती आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से परिस्थिति अब इवॉल्व हो रही है उससे ये लगने लगा है कि संभवतः अब कोई ऐसी परिस्थिति बने जिससे कि आम सहमति की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से उनका कल नाम आया, उसके बाद जो INDIA गठबंधन की तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, एक तो अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी सुगबुगाहट ये नहीं देखने को मिली कि वो कोई कैंडिडेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये बताता है कि इस मामले में उन्होंने कोई मीटिंग भी नहीं की है। तो ये जो चीज़ें परिस्थिति हैं, और जब कैंडिडेट का नाम सामने आया तो उसके बाद जो उनकी
स्वीकार्यता है और उनका जो पुराना रिकॉर्ड है उसको लेकर जो सकारात्मक रुख अब तक विपक्ष की तरफ से देखने को मिला है, उससे परिस्थितियां अब इसी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार फिलहाल ना हो। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बातें आ रही हैं निकल के सामने, सभी ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो पद होते हैं उपराष्ट्रपति के, सभापति के, लोकसभा अध्यक्ष के, ये पार्टी लाइन से अलग हटके होते हैं और इसमें अगर सर्वसम्मति बने तो ये देश के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति होती है। तो इस संकल्प के साथ आगे बढ़े अगर कोई भी राजनीतिक दल या विचारधारा, तो मुझे लगता है कि उसके जो परिणाम हैं वो सर्वसम्मति की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। देश में सर्वसम्मति से कई बार इस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, चुनाव हुए हैं, और इसकी ओर अगर हम इस माहौल में बढ़ते हैं तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से टकराव की राजनीति बार बार देखने को मिली है अलग अलग पहलुओं पर, लेकिन इस मसले पर अगर सर्वसम्मति बनती है, जो कि अब काफ़ी हद तक लगने भी लगा है, तो ये बहुत अच्छा होगा। और उनके कैंडिडेटर को लेकर जो उनके अनुभव रहे हैं और जो उनका सबसे अच्छा जो पहलू है कि उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए हैं, जो समाज सेवा में उनका जो रिकॉर्ड रहा है, वो मुझे लगता है सबसे बेहतर पहलू है, जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक दल उनकी ओर मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो उनकी स्वीकार्यता है वो उनके अतीत की जो सियासत रही है उसका एक प्रतिफल के रूप में देखी जा सकती है कि आज तमाम राजनीतिक दल सर्वसम्मति की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, ये एक अच्छा संकेत है कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन किस तरह से देखते हैं ऋषि, यहाँ पर जब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, क्या कुछ आज उनकी प्रस्तावित बैठक भी थी जो नहीं, उसको लेकर अभी तक कुछ खबर नहीं मिल पाई है, लेकिन क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? और जिस तरह से संसद में इस वक्त हम गतिरोध देख रहे हैं, क्या उसका असर भी पड़ता नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, मीटिंग तो जो INDIA गठबंधन है उसको करनी ही है, और क्योंकि जब औपचारिक रूप से ऐलान होगा, अगर वो समर्थन करते हैं तो उसका औपचारिक ऐलान होगा और एक प्रक्रिया के तहत वो लोग इस मामले में आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके के रिएक्शंस आए हैं, मुझे उससे लगता है कि काफ़ी हद तक उन लोगों ने मन बना लिया है कि उन्हें क्या करना है, और सर्वसम्मति का रास्ता जब वो चुनने की बात कर रहे हैं तो टकराव तो निश्चित रूप से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, संसद के अंदर जो परिस्थितियां हैं और जो SIR को लेकर, उसमें कहीं भी फिलहाल तो कमी नहीं दिख रही है। अभी लोकसभा में भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा, हंगामा देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार आगाह भी किया कि आप वेल के अंदर ना आए, तो उस मुद्दे पर टकराव अभी किस हद तक कम होगा ये देखना होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति का जो चयन होने जा रहा है, उसको लेकर कुछ जरूर दोनों पक्षों की ओर जो बर्फ है, रिश्तों की बर्फ भी पिघलती हुई नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के जो पद है, जो उम्मीदवार यहाँ पर NDA की तरफ से चुने गए हैं, कहीं ना कहीं उस पर पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बनती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के अब तक के सफर पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ NDA ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की। CP राधाकृष्णन का नाम भारतीय राजनीति और जनजीवन में एक सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। राधाकृष्णन के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो लोकसभा के 2 बार सांसद भी रहे हैं। 31 जुलाई 2024 को उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी अवधि में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व भी संभाला। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। RSS के स्वयंसेवक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में
सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1996 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई का सचिव बनाया गया। इसके बाद 1998 में कोयम्बटूर से वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वे पुनः निर्वाचित हुए। संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय रहा। वे संसदीय स्थायी समिति, वस्त्र मंत्रालय के अध्यक्ष रहे और सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति और वित्त पर परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष संसदीय समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में वे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2004 से 2007 तक सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, छुआछूत मिटाने और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने जैसे मुद्दों को सामने लाना था। 2016 में सीपी राधाकृष्णन को कोयर बोर्ड कोच्चि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत का नारियल जूट यानी कोयर निर्यात 2,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर केरल प्रभारी रहे। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और केवल 4 महीनों में उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा कर आम नागरिकों व अधिकारियों से संवाद किया। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद से वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और विशेष रूप से आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी रुचि रखते हैं। कॉलेज के दिनों में वे टेबल टेनिस के चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं। सीपी राधाकृष्णन आज भी अपने सरल व्यक्तित्व, दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए राजनीति व समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से बातचीत के दौरान के लक्ष्मण ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन अनुभवी हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। सभी दलों को उनका समर्थन करना चाहिए। संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। सर, जब से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, बड़ी चर्चा हो रही है। दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, अनुभव है राज्यपाल के तौर पर, क्या कहना है? संसदीय बोर्ड मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, दक्षिण से एक पिछड़ा वर्ग समाज का और सार्वजनिक जीवन में कई पद संभाले और गवर्नर के नाते भी, चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो, पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते और महाराष्ट्र का आज राज्यपाल जी है, ये अच्छी शख्सियत है। मैं स्वागत करता हूं। एनडीए के सभी साथियों ने एक स्वर से स्वागत किया है, सर्वसम्मत से फैसला हुआ है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान करते वक्त कहा कि वो अपोजिशन से भी चाहेंगे कि उनके नाम पर एक सहमति बने। क्या आपका कहना है? तमिलनाडु से आते हैं, क्या आप डीएमके से अपील करेंगे? नहीं, सही में देखो, ये सार्वजनिक पद है। आज राजनीति के ऊपर हटकर सभी दलों को आज समर्थन करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पूरे विपक्ष आज उनका समर्थन करके और निर्विरोध हमारे उपराष्ट्रपति बनाए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया।
जानकारी के मुताबिक राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट होने से बीजापुर डीआरजी टीम के दिनेश नाग शहीद हो गए। ब्लास्ट में घायल 3 जवानों का इलाज जारी है। और राजधानी नई दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से और 58,282 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। फिलहाल नदी का जलस्तर 204.80 मीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो यमुना का बढ़ता जलस्तर, अगर बात करें किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ के चिसौती गांव में बादल फटने के बाद लोगों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने चिशोती नाला पर एक अस्थायी पुल का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया है। ये पुल नागरिक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में संपर्क बहाल करेगा और निकासी में तेजी लाने में मदद करेगा। भारतीय सेना के अधिकारी विभिन्न स्तरों पर राहत कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी राहत एवं बचाव अभियान जारी है। कठुआ में कल बादल फटने की 2 अलग-अलग घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। 6 घायलों का एमएच अस्पताल पठानकोट, जबकि 2 घायलों का जीएमसी कठुआ में इलाज चल रहा है। इलाके में बादल फटने से इमारतों, सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक जिले में रात भर हुई भारी बारिश के चलते राजबाग के जोध घाटी गांव और जंगलोट के बागरा गांव में आपदा आई है। लगातार हुई बारिश से इलाके के जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। जम्मू संभाग में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने कल तक जम्मू संभाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग के सुबह 10 बजे के अपडेट के अनुसार अगले 3 से 4 घंटों में मुंबई से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 7 दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। आईएमडी के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिन में पूरे कोंकण तट पर समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को इस दौरान समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने पुणे के घाटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुंबई वासियों को अनावश्यक यात्रा ना करने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल दोपहर से आवाजाही के लिए बंद है। इस मार्ग को खोलने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यह हाईवे आज दोपहर तक खुल जाएगा। इसके साथ ही मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास अवरुद्ध है, जिसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों वाहन और राहगीर फंसे हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर दिल्ली से। दिल्ली के कई स्कूलों में आज एक बार फिर बम की धमकी मिली है। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका को बम की धमकी के बाद एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर खाली करा दिया गया। तलाशी के लिए पुलिस और बम निरोधक दस्तों को मौके पर वो पहुंचे।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि धमकी भरा मेल एक जीमेल आईडी के जरिए आया है। इसे कई स्कूल को भेजा गया है। 2 और स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को ऐसे ईमेल के बारे में जानकारी दी। द्वारका के मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 4 और श्री राम वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 10 को भी बम की धमकी मिली है। हालांकि अभी तक इन स्कूलों से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। और दादरा और नागर हवेली से 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर की खुदकुशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया था। इन आरोपियों में दादरा नागर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं। और जीएसटी में कटौती की घोषणा और S&P ग्लोबल द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार के बाद आज भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। निफ्टी करीब 307 अंक यानी 1.25% की बढ़त के साथ 24,938 पर खुला, जबकि BSE सेंसेक्स 727 अंकों यानी कि 0.90% की बढ़त के साथ 81,325 पर खुला। शुरुआती कारोबार में तेजी का नेतृत्व ऑटो शेयरों ने किया, जिसमें निफ्टी ऑटो में 4% की बढ़त दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा से उपभोग क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है। इसके अलावा वित्तीय, ऑटो और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में लाभ की उम्मीद है। तेजी से बदलते सुरक्षा परिवेश में संवेदनशील इकाइयों में तैनात CISF कमांडो भारतीय सेना के साथ आतंकवाद रोधी रणनीति, युद्ध और तोड़फोड़ की रोकथाम में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये पहल उभरते खतरों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए परिचालन तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस बात की जानकारी CISF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से कुछ तस्वीरों के साथ साझा की। इस पोस्ट में CISF ने लिखा कि ये प्रशिक्षण उत्कृष्टता के प्रति CISF की दृढ़ प्रतिबद्धता और भारतीय सेना के साथ उसके सहज तालमेल को रेखांकित करता है। यह आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से राष्ट्र की सुरक्षा में बल की गतिशील भूमिका को भी दर्शाता है। CISF और भारतीय सेना मिलकर राष्ट्र के लिए सुरक्षा की एक मजबूत और अभेद्य दीवार का निर्माण कर रहे हैं। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वांग यी भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो NSA अजीत डोभाल से भी होगी खास मुलाकात, साथ ही S जयशंकर से भी होगी उनकी खास मुलाकात। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1950 की अगर हम बात करें, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों को, तो चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए 1950 में। 1962 में सीमा संघर्ष की वजह से संबंधों में तनाव आ गया और उसके बाद हम सीधे 2003 में व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। और उसके बात करें तो 2003 में ही विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति का परस्पर निर्णय लिया गया। भारत चीन संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव देखे। 2014 की बात करें तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आए और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन का दौरा किया। अप्रैल 2018 में अगर हम जाएं तो पता लगेगा कि वुहान में पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया अप्रैल 2018 में वुहान में, और अक्टूबर 2019 में चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अप्रैल मई 2020 की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में LAC पर हुई घटनाओं से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में, और मार्च 2022 में वांग यी की भारत में जयशंकर और डोभाल के साथ बेहद अहम बैठक हुई। नवंबर 2024 की बात करें तो लाओस में रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य चर्चा हुई। अब तक दोनों देशों के बीच 23 दौर की वार्ता
हो चुकी है और 23वां जो दौर है 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग में हुआ। तो भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में अहम कड़ी है चीन के मंत्री की भारत यात्रा। दोनों देशों के संबंधों की बात करें तो दुनिया के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2023 में भारत में चीनी निवेश $60.37 मिलियन था और लगातार जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो इस वक्त मजबूत हो रहे हैं। 2015 से 2023 तक भारत में चीन का निवेश $3.2 बिलियन था और 2000 से 2025 तक बात करें तो भारत का चीन में $2.5 बिलियन का निवेश था। अधिकांश भारतीय कंपनियां शंघाई में उपस्थित हैं, मौजूदगी है भारतीय कंपनियों की शंघाई में और कुछ भारतीय कंपनियों ने बीजिंग में भी अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। तो भारत चीन द्विपक्षीय निवेश पर अगर हम गौर करें तो 100 से अधिक चीनी कंपनियों के कार्यालय भारत में इस वक्त मौजूद हैं, स्थापित हैं। भारत में मशीनरी और इंफ्रा के क्षेत्र में कई चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। तो मशीनरी और इंफ्रा क्षेत्र में चीनी कंपनियों का योगदान है। कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भी भारत में काम कर रही हैं, उनका परिचालन भारत में जारी है। बात करें आईटी और हार्डवेयर सेक्टर की तो आईटी और हार्डवेयर निर्माण कंपनियां भी भारत में काम कर रही हैं। और हम चीन की मौजूदगी की बात करें तो पावर सेक्टर में ईपीसी परियोजनाओं में भी शामिल है कई चीनी कंपनियां। और आइए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मीटिंग होने से पहले इस संभावना को उन्होंने खारिज कर दिया है कि यूक्रेन कभी फिर से क्रीमिया को रूस से वापस ले सकेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि अगर जेलेंस्की चाहे तो वे इस 3.5 साल पुरानी जंग को तुरंत रोक सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को ना तो क्रीमिया वापस मिलेगा जिसे 12 साल पहले बाराक ओबामा के दौर में बिना गोली चलाए ही रूस ने हथिया लिया था और ना ही यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। उन्होंने इसी मसले को रूस के साथ विवाद का एक प्रमुख कारण बताया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म करने की कवायद में यूरोप के कई देश भी आगे आ रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और इस बात से उनका इशारा क्रीमिया और नाटो जैसे मुद्दों की ओर था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच होने वाली बातचीत से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस के साथ संभावित शांति समझौते के तहत यूक्रेन को अपने कुछ क्षेत्रों का नुकसान स्वीकार करना पड़ सकता है। मैक्रों ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि युद्ध विराम के तहत यूक्रेन को इस बात को स्वीकार करना पड़ सकता है कि उसने अपना कुछ क्षेत्र खो दिया है। मैक्रों की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ये स्वीकार नहीं करेगा कि ये क्षेत्र किसी और देश के अधीन जाए। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि 3 वर्षों से अधिक समय से जारी संघर्ष और भारी संख्या में जान माल के नुकसान के बाद कोई भी देश वास्तविक क्षेत्रीय नुकसान को स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसे सुरक्षा की ठोस गारंटी ना मिले। मैक्रो के मुताबिक यूरोपीय देशों का गठबंधन इस बात का ढांचा भी तैयार करना चाहता है कि यूक्रेनी सेना किस स्वरूप में होनी चाहिए ताकि शांति सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत से प्याज आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है। 5.5 महीने के अंतराल के बाद बांग्लादेशी आयातकों को यह अनुमति दी गई है। रविवार दोपहर तक दिनाजपुर के हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से 150 टन प्याज की पहली खेप भारत से बांग्लादेश पहुंच भी चुकी है। इसी के साथ चैपनवाबगंज के सोन मस्जिद भूमि बंदरगाह और हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से भी प्याज भेजने का सिलसिला जारी है। भारतीय प्याज की मांग में कमी के कारण आयातकों ने भारत से आयात बंद कर दिया था, जो अब एक बार फिर से घरेलू बाजारों में मांग बढ़ने के कारण शुरू कर दिया गया है।
पाकिस्तान में बाढ़ के चलते हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ के चलते 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ के चलते पूरे के गांव बर्बाद हो गए हैं। बुनेर के चघरजी इलाके का बशोनी गांव पूरी तरह से नक्शे से ही गायब हो गया है। बड़े बड़े पत्थरों ने नदी के किनारे बसे घरों को चकनाचूर कर दिया है। पूरे के पूरे परिवार बह गए हैं। किसी की कोई खोज खबर नहीं है। अब तक लगभग 600 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अकेले दीर में ही मौतों की संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। स्पेन के जंगलों में इन दिनों भयंकर आग लगने की कई खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला बहरीन शहर से आ रहा है, जहां 17वीं सदी का अतालाया किले के पास के जंगलों में आग लग गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इससे किला भी खतरे में आ गया। 1640 से 1668 तक चले पुर्तगाल की बहाली युद्ध के दौरान पुर्तगाल से रक्षा के लिए स्पेन में ये किला बनाया गया था। आग किले के अंदर तक तो नहीं पहुंची, बाहरी इलाके को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किले के आसपास की वनस्पति जलकर खाक हो गई है और जंगल में लगी इस आग ने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार करीब 2 हफ्ते से जारी भीषण गर्मी और दक्षिण से आने वाली गर्म हवाओं ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है। मौजूदा विश्व चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इस वर्ष के डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। फाइनल 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में होगा। नीरज ने पेरिस चरण में 88.16 मीटर तक भाला फेंककर जीत हासिल की थी। उन्होंने दोहा में 90.23 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। सितंबर में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उतरेंगे। 13 से 21 सितंबर के बीच जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया जाएगा। 2021 में जापान के टोक्यो में हुए ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। और भारत की देविका सेहवाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। इपोह में खेले गए फाइनल में उन्होंने अपने ही देश की ईशा रानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया। इस जीत के साथ देविका ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज खिताब भी हासिल किया। देविका जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा रही थी। हरियाणा की 3 सगी बहनें प्रिया यादव, गीता यादव, ऋतु यादव ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन और WT प्रेसिडेंट्स कप ओशनिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। 13 से 17 अगस्त तक गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तीनों बहनों ने टीम कैटेगरी अंडर 30 में खेलकर कांस्य पदक हासिल किया। हाल ही में गीता यादव और ऋतु यादव ने जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 7वां स्थान हासिल किया। इससे पहले भी तीनों ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। आगामी एशिया कप के लिए चुनी गई पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में चोटग्रस्त हुए फखर जमा टीम में शामिल हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने अपने 24वें जन्मदिन पर सिनसिनाटी ओपन में जीत हासिल की। सिनर ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में फ्रांसीसी क्वालिफायर टेरेंस एटमैन को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने 7-6, 6-2 से जीत हासिल की। फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला मंगलवार को स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से होगा।
सिनसिनाटी ओपन के दूसरे सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के तीसरे वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-4, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ ही अल्कराज टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में अल्कराज का सामना डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर से होगा। भारतीय अंडर 17 महिला टीम के मुख्य कोच जोकिम एलेक्जेंडरसन ने सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भूटान 2025 के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 20 से 31 अगस्त तक भूटान की राजधानी थिम्फू में आयोजित होगी। मुख्य कोच जोकिम एलेक्जेंडरसन अंडर 17 टीम का मार्गदर्शन करेंगे। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप में 4 टीमें भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश एक डबल राउंड रॉबिन लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 अगस्त को नेपाल के खिलाफ करेगी। इसके बाद बांग्लादेश 22 अगस्त, भूटान 24 और 27 अगस्त, नेपाल 29 अगस्त और अंत में बांग्लादेश 31 अगस्त के खिलाफ खेलेगी। सभी मैच थिम्पू के चांग लिमथांग स्टेडियम में खेले जाएंगे। बीजिंग में आयोजित विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स रविवार को संपन्न हुए। 3 दिन तक चले इन खेलों में 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। रोबोट्स ने फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, टेबल टेनिस जैसे खेलों और खास तौर पर रोबोट से जुड़े चैलेंज में हिस्सा लिया। तो रोबोट्स के लिए गेम। जेकब बिथेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान बनने जा रहे हैं। बिथेल सिर्फ 21 साल के हैं और सितंबर में आयरलैंड के दौरे पर इंग्लैंड की युवा टीम की कप्तानी करेंगे। इंग्लैंड के नियमित व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक और इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ियों को इस दौरे के लिए आराम दिया गया है। इंग्लैंड की टीम डबलिन में 3 T20 मैच खेलेगी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान मॉन्टी बाउडने बने थे, जिन्होंने 1889 में 23 साल 144 दिन की आयु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में कप्तानी की थी। और आपको एक बार फिर बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र की इस वक्त जो ताज़ा अपडेट मिल रही है, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू किया। प्रश्नकाल में सवाल जवाब के दौरान विपक्ष की गतिरोध बरकरार रहा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी भी दी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक स्थगित हो गई है। राज्यसभा के उपसभापति के सदन को चलने देने की अपील के बावजूद विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक भारतीय पतन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसे सदन में पेश करेंगे।
ये विधेयक भारतीय पतन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। चलने के मेंबर्स आवर है इशूज आपने मुझे आक्रांताओं के नाम पर के नाम बदलने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है बोलने का प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सदन को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान प्लीज सीट पर जाए, महत्वपूर्ण सीट पर जाए और सदन को चलने दीजिए। तो राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।